गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई प्रीवियस ईयर हिंदी के आज हम लोग यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 13 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। इसमें 40 के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें वही 40 क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है और पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वाचिंग करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इस हिंदी के प्रश्नों का लाभ ले सकें और आगे आने वाली किसी भी परीक्षा, चाहे जीडी की लगी हो, यूपीएससी की लगी हो या यूपीएसआई की, यूपी कांस्टेबल, यानी जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे का वाक्य बताइए। इसमें क्या भरा जाएगा? पहला है, फूटी हुई गगरी से जल टपकता है। बी, आधे जल से भरी गगरी छलकती जाती है। या सी, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। या डी, आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? टिक करें। अधजल गगरी छलक जाए मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। जिसके अंदर कम गुण होता है वो दिखावा बहुत अधिक करता है। इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अगला क्वेश्चन है, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। पहला है कमिलिनी, बी है कमली, सी है कमिलिनी या डी है कामले। तो इसका क्या आंसर सही होगा? इसका टिक करें, इसमें कौन सा जो है वो आपका सही होगा। इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कमिलिनी। यहाँ पे देखिए कमिलिनी, यहाँ पे बड़ी ई का मात्रा होगा, न कि पहला ऑप्शन दिया है छोटी ई का, यानी दोनों में छोटी है। लॉ में भी छोटी है, नौ में भी छोटी है, लेकिन दोनों में छोटी नहीं होगा। लॉ में तो छोटी होगा लेकिन जो नी है, नौ है, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, कमिलिनी। अगला है, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? यानी 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रमेश चंद्र शाह को, तो किस उपन्यास के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2014 में? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह जो भी पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी अभी तक, चाहे साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, व्यास सम्मान हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, ये सभी आप देख लें, जिससे आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं इससे संबंधित क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, और पूछे जाते ही नहीं, पूछे जाएंगे भी, तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला है मिलजुल मन, बी है आग की हंसी, सी है विनायक या डी है रेहान पर रख दूँ। तो इसका क्या सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, विनायक। विनायक जो है रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम है। अगला है, छोटी डैश बड़ी बात लोकोक्ति को पूरा करना है। तो छोटी क्या होता है? छोटी मुंह बड़ी बात, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छोटा मुंह बड़ी बात। लोग कहते हैं ना, कुछ कहूँ छोटा मुंह बड़ी बात, यानी छोटा मुंह, मैं छोटा हूँ लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, यानी छोटी मुंह बड़ी बात। अगला है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, बी है ब्राह्मी, सी है ब्राह्मणी या डी है ब्राह्मणी। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होता है? ये भी प्रीवियस ईयर ही के क्वेश्चन है। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग होता है ब्राह्मणी। जो ब्राह्मण है उसका स्त्रीलिंग सी ऑप्शन सही होगा, ब्राह्मणी, नो कि डी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी होगा, सी ऑप्शन सही है। अगला हमारा गद्यांश है,
6 से 8 तक गद्यांश दिया गया और गद्यांश को पढ़ना है और आगे जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उस आगे 6 से 8 यानी 3 क्वेश्चन है इस गद्यांश से, तो गद्यांश को पढ़ना है और आगे जो क्वेश्चन तीनों हैं तीनों को आपको आंसर देना है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला है, जैसे इसका क्वेश्चन है गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश क्या है कि भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। प्रायः सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आया है। कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है तो कहीं 24 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है। जैन और बौद्ध धर्म को अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभ देव 24वें अवतारों में हुए और बुद्ध देव के 9वें अवतार में। धर्म है अवतार में सबसे आश्चर्य और कौतूहल की बात है कि संसार के ये ही दोनों धर्म हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या न मानने पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि वेद के मानने या न मानने पर रहा है। इसी कारण सांख्य तथा मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में होती चली आई है, किंतु जैन और बौद्ध धर्म तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। फिर भी उनके प्रवर्तनों को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता तथा सहिष्णुता का द्योतक है। आज भी हिंदू धर्म में के कट्टर नेताओं के हृदय और वाणी में संसार के अनेक धर्म के प्रवर्तकों की प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। आधुनिक युग में अवतारवाद का ही महत्व है, क्योंकि मानव प्राणी में आज भी अवतारवाद पर ही विश्वास है। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हर हिंदू समाज में अवतारवाद के ही ऊपर बल देते हैं, क्योंकि उन्हीं में विश्वास होता है। तो यह पैराग्राफ रहा और इससे जो भी आगे क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। पहला है, नास्तिक का अर्थ क्या होता है? भगवान को न मानने वाला, अपने आप पर भरोसे वाला, पूजा न करने वाला, मूर्ति पूजा के विरोधी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? नास्तिक का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन इसका सही होगा, भगवान को न मानने वाला। अगला है, सांख्य तथा मीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है? सांख्य तथा मीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है? तो इसका क्या आंसर है? हम पैराग्राफ पे चलते हैं। सांख्य और मीमांसा की गणना किसमें चली आई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नास्तिक दर्शन में। नास्तिक दर्शन में सांख्य तथा मीमांसा की गणना होती चली आई है। अगला है, डैश है और डैश ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। कौन? इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, जैन और बौद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, वह कर्म पे विश्वास करते हैं। अगला है 9वां क्वेश्चन, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अलकली ही सौ बंध्यों, आगे कौन हवाल। यह बिहारी का दोहा है और राजा जय सिंह को चेताते हुए उन्होंने यह लिखा है। तो इसमें कौन सा होगा? यह उक्ति है, यानी अन्य उक्ति, अन्य के माध्यम से दूसरे को कहा जा रहा है, यानी भौरे के माध्यम से राजा जय सिंह पे तीखा वार किया जा रहा है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्योक्ति अलंकार। अगला है, भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी गुलजार, सी प्रदीप, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि इन तीनों कवियों को किसी को भी भारत रत्न से विभूषित नहीं किया गया है। अगला है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। पहला है, दूध में कौन पड़ गया? दूध में कौन पड़ गया? दूध में क्या पड़ गया? यह होता है। तो दूध में क्या पड़ गया होता है, दूध में कौन पड़ गया ये नहीं होता है, तो गलत है। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था। सी, वह स्वयं आएगा, या डी, वाक्य और वाक्यों के भेदों पर प्रकाश डालिए। तो इसका कौन सा सही होगा?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वह स्वयं आएगा, वह स्वयं आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है 12वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। पहला है, इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं हैं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। फिर है, सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक कल, तो इसको मतलब आपको सीक्वेंस में लगाना है, यानी क्रमबद्ध में लगाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, डी सी ए बी। तो इसको आप देख लीजिएगा, डी सी ए बी। अगला है क्वेश्चन है, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग में उक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला है श्लेष वक्रोक्ति, बी है काकु वक्रोक्ति, या सी है अतिशयोक्ति, या डी है अन्योक्ति। तो अन्योक्ति तो नहीं होगा, इसमें किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, यानी हनुमान के आग पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका जल गई, यानी कल्पना से अतीत है, कल्पना से परे, कल्पना अतीत है यह। तो इसमें जहाँ अधिक से जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा कर कोई बात की जाए या कोई उक्ति दी जाए जिसका संभव न हो, जो कार्य संभव ही न हो, उसे हम कहते हैं असंभव, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अतिशयोक्ति। अगला है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? आधुनिक आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1000 ईस्वी से अभी तक, यानी आधुनिक आर्य भाषा है ना अभी तक, तो यही आधुनिक काल जो क्या है, यह 1000 ईस्वी से अब तक। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का अद्भुत नमूना है। ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है? पहला चित्रकला, बी शिल्पकला, सी स्थापत्य कला, या डी मूर्ति कला। तो ताजमहल किसकी अद्भुत नमूना है, किसका? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का ताजमहल अद्भुत नमूना है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, यानी कृपण का विलोम क्या होगा? तंग दिल, कंजूस, उदार या उधार, क्या होगा? तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, उदार, यानी कृपण कंजूस, और कंजूस का होता है उदार, यानी दान देने वाला। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? इसमें इसमें ऑप्शन दिया, अर्जित, विसर्जित, अनुपार्जित या सृजित। इसका क्या सही होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपार्जित। उपार्जित का विलोम जो होता है वो अनुपार्जित होता है। अगला है, चुनाव क्षेत्रों का पुनः क्या किया जाना चाहिए? परिगणन, परिच्छलन, परीक्षण या परिसीमन। तो क्या होता है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परिसीमन किया जाता है। चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाता है। अगला है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीटते रहेंगे। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है, अपमान का घूंट, अपमान का घूंट, अपमान इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, तो अपमान का घूंट पीते रहेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अपमान का घूंट, यही गलत दिया हुआ है। अगला है 20वां, सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की क्या स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। या ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर जो डी, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही होगा, यानी स्थिति और प्रयत्न भरा जाएगा, यानी प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाना चाहिए।
अगला है चोटी का पसीना एड़ी तक आना। इस कहावत का क्या अर्थ है? पहला कूदना, बी प्रतिदिन कसरत करना, सी दौड़ना या डी परिश्रम करना। तो क्या ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कड़ा परिश्रम करना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कड़ा परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। राम और सीता वन को गईं, ये तो गलत दिखाई दे रहा है। राम और सीता वन को गए, यह होता है। बी युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, हाँ ये सही दिखाई दे रहा है। सी है उसने धीमी स्वर में बताया, ये भी गलत है, उसने धीमे स्वर में बताया होता है। उसने कुछ देर से उत्तर दी, उसने कुछ देर बाद उत्तर दी, ये होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। अगला है हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्ष। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हरिपद कोमल यानी कमल से पैर की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे कहा जहाँ पे तुलना की जाती है वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपमा अलंकार। अगला है दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऐषणा मतलब क्या होता है? ऐषणा का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा? ऐषणा का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है अभिलाषा। ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा। ऐषणा का जो अर्थ होता है वह आपका होता है अभिलाषा। अगला है घी खिचड़ी होना। इस कहावत का अर्थ बताइए। घी खिचड़ी होना, पहला है स्वाद बढ़ाना, बी मकर संक्रांति पर्व मनाना, या सी पौष्टिकता में वृद्धि होना, या डी खूब घुलना मिलना। घी खिचड़ी होने का मतलब क्या होता है? टिक करें। घी खिचड़ी होने का मतलब होता है डी खूब घुलना मिलना। खूब घुलना मिलना या घी खिचड़ी होने का अर्थ होता है। अगला है पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्ध कथा। अर्ध जो कथा है वह बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। ऑप्शन नंबर ए नदी का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर बी सभी नदी का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर सी नदियों का जल ठंडा है, या ऑप्शन नंबर डी नदियों का जल ठंडा है। क्या सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नदियों। डी में भी लिखा है बट डी में नदियों गलत लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन सही होगा, नदियों का जल ठंडा होता है। ऑप्शन डी में सब कुछ सही है बट नदियों की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। अगला है रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? पहला राम कुमार वर्मा, बी रमाशंकर शर्मा रसाल, या सी अमृता प्रीतम, या डी वेद प्रताप वैदिक। तो रेशमी टाई एकांकी के लेखक कौन है? पहला है राम कुमार वर्मा, यानी ए ऑप्शन सही होगा, राम कुमार वर्मा रेशमी टाई के रचयिता है। रेशमी टाई के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। और इन्हें एकांकी का जनक भी, राम कुमार वर्मा जो हैं इन्हें एकांकी का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखें, अगर आगे क्वेश्चन ये भी आता है कि एकांकी का जनक किसे कहा जाता है तो राम कुमार वर्मा इसका ऑप्शन सही होगा। अगला है बिनु पग चले सुने बिनु काना। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? पहचानिए। यानी यहाँ पे क्या है? कारण भी नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, यानी बिनु पग पैर भी नहीं है फिर भी वह चल रहा है। सुने बिनु काना कान भी नहीं है फिर भी वह सुन रहा है। तो जहाँ कारण न हो और कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। कौन सा? विभावना।
जहाँ पर कार्य न हो और कारण न हो और कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पे क्या होता है? विभावना अलंकार। अगला है 30वां नंबर क्वेश्चन, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर का कपड़ा लगेगा। पहला है संख्यावाचक, बी है परिणामवाचक, सी है गुणवाचक, या डी है संकेतवाचक। क्या सही होगा? टिक करें। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परिमाणवाचक। क्या मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा? इस क्या है? यह परिमाण को तो ही बता रहा है, इसमें यह तो परिमाण को ही बता रहा है ना कि इसमें 3.5 मीटर कपड़ा कितना है? 3.5 मीटर, 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। अगला है पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। तो पानी क्या है? पानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। पानी का बहुवचन पानी ही होता है। जैसे सामान्य बहुवचन जैसे क्या होता है? पानी, जैसे पानी होता है, लोग होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, आंसू होते हैं, केस होते हैं, दर्शन होते हैं, समाचार होते हैं। ये सब क्या है? यह बहुवचन सर्वदा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, समाचार, दर्शन, लोग, हस्ताक्षर, ये हमेशा अगर इसका बहुवचन पूछे तो ये हमेशा सर्वदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इनका एक वचन होता ही नहीं है, ये सर्वदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में से किल्मिस का समानार्थी शब्द चुनिए। किल्मिस का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए विषैला, बी पाप, सी भयंकर, डी महाविष। तो क्या होगा? किल्मिस का जो अर्थ होता है वह होता है बी ऑप्शन, पाप। किल्मिस का जो समानार्थी शब्द है वह पाप। किल्मिस मित अंधकार यानी पाप। जैसे शक्तिमान नहीं आता था, उसमें किल्विस था, तो किल्विस का मतलब पाप का भंडार। तो वो लोग कहते नहीं थे, उसमें किल्विस क्या कहता था कि किल्मिस अंधेरा कायम हो, यानी पाप को बढ़ाए। ये है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन नंबर बी है लड़के को बुलाओ, ऑप्शन नंबर सी है सभी लड़कियों को बुलाओ, या ऑप्शन नंबर डी है लड़कों को बुलाओ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सामान्य बहुवचन जो होगा वो क्या होगा? टिक करें। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लड़कों को बुलाओ। ऑप्शन नंबर डी लड़कों को बुलाओ इसका सामान्य बहुवचन होगा। अगला है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश। जो अपभ्रंश है वह हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है, अपभ्रंश। अगला है निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है। तो इसमें क्या आपको गलती दिखाई दे? प्रचलित भी सही है, कथा भी सही है, इसके लिए भी सही है। यानी प्रामाणिक इस तरह से नहीं लिखा जाता। प्रामाणिक में छोटी का मात्रा जोड़ा है, उसमें छोटी की मात्रा रहती है, न कि बड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रामाणिक। यह गलत लिखा हुआ है। अगला है दिल्ली की डैश एशिया में डैश स्थान रखती हैं। दिल्ली की क्या गलियां एशिया में अद्भुत स्थान रखती हैं? नहीं। दिल्ली की नफासत, ये भी गलत है। यानी दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। अगला है 37 क्वेश्चन, क्रोध डैश का ही एक रूप है। यह आप लोगों को जो रिक्त स्थान है, रचना है, लगभग शुद्ध अशुद्ध है, लगभग हर से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया। रचना, रिक्त स्थान, अलंकार, यह हर आपको शुद्ध अशुद्ध यानी 3-3 क्वेश्चन मिले हैं। इसमें भी आप देखें तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिले हैं शुद्ध अशुद्ध, अलंकार से 3-4 क्वेश्चन मिले हैं, रचनाएँ से 5 क्वेश्चन मिले हैं। तो यानी ये आपको तो टॉपिक तैयार ही करनी है, बहुत बढ़िया से तैयार करना है आपको ये टॉपिक, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं।
इसमें आपको छंद से देखने को क्वेश्चन नहीं मिले थे, हो सकता है इस बार छंद से मिले, रस से नहीं मिले थे तो रस से देखने को मिले इस बार क्वेश्चन। तो इन दोनों टॉपिक को ही बेहतर तरीके से तैयार करना है आपको। तो इसमें क्या होगा, तो इस 37 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तामसिक, क्रोध तामसिक का ही एक घिनौना रूप है। क्रोध तामसिक का एक घिनौना रूप है। अगला है कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानिए। यानी कदाचित, यानी कदाचित मतलब होता है संभावना की जा रही है, यानी यह अधिकांश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संभाव भविष्यकाल। यानी कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित वो कल आए, हो सकता है वो कल आए, या हो सकता है कल बारिश हो, यानी यह तो भविष्यकाल है बट भी यहाँ भी संभावना है, तो यानी इसका होगा संभाव भविष्यकाल। यानी ऑप्शन नंबर बी संभाव भविष्यकाल, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या होता है? ए शक्ति, बी ईंधन, सी ऊर्ध्वार्ग या डी उद्र्ग। उदर्ग होता है, ऊर्ध्वार्ग होता है, ईंधन होता है या शक्ति होता है। तो इसका क्या सही होगा? दिए गए विकल्पों से ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो जो ऊर्जा का समानार्थी शब्द है वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शक्ति। ऊर्जा से क्या मिलती है हमें? शक्ति मिलती है। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या है? शक्ति। ऊर्जा का समानार्थी शब्द जो है वह शक्ति है। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन है आपका। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में क्या विशेषण है? कुछ बच्चे इधर आओ, तो ऑप्शन नंबर ए है संकेतवाचक, बी है गुणवाचक, सी है संख्यावाचक या डी है परिमाणवाचक। तो इसका क्या है? कुछ मतलब क्या होता है? संख्या होती है। हाँ, यह अगर संख्या दिया है इसमें अनिश्चित होना चाहिए कि कुछ बच्चे इधर आओ, बट अगर अनिश्चित नहीं दिया तो इस संख्या में ही आएगा ना, कुछ बच्चे इधर आओ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा कि संख्यावाचक। कुछ बच्चे इधर आओ यानी यह संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण है, कुछ बच्चे इधर आओ। तो ये रहे 40 के 40 क्वेश्चन 13/12/2017 फर्स्ट शिफ्ट के। अगले शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं सेकेंड शिफ्ट का, वो आपको कल मिलेंगे या इवनिंग तक मिल जाएंगे आपको। तो इवनिंग तक ही मिल जाएंगे आपको जो अगले इसके सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने लाल बटन को नहीं दबाया, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में उसे की कमेंट करें और उसका आपको आंसर, उसका सलूशन दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इवनिंग में आपको एक नेक्स्ट वीडियो इसके सेकेंड शिफ्ट का 13 दिसंबर 2017 के सेकेंड शिफ्ट का के साथ। जय हिंद दोस्तों।